सभी बच्चे जुड़ जाएं, 10th क्लास के समाज विज्ञान पढ़ाना है मुझे आज। सभी बच्चे जुड़ जाएं बेटा, समाज विज्ञान पढ़ाना है मुझे। सभी बच्चे जुड़ जाएं बेटा, समाज विज्ञान समाज विज्ञान पढ़ाना बेटा, सभी बच्चे जुड़ जाए। आज सामाजिक विज्ञान पर फ्रांसीसी क्रांति पर बात करनी है बेटा। सभी जुड़ जाएं बेटा। नमस्ते बेटा प्रिया, नमस्ते बेटा। आज सामाजिक विज्ञान बेटा पढ़ाएंगे ना बेटा, आज पढ़ाएंगे ना बेटा। नमस्ते निशा बेटा, नमस्ते बेटा। आज सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। लिंक शेयर कर दो बेटा, बेटा ग्रुप में लिंक शेयर कर दो बेटा। नमस्ते बेटा शगुन, नमस्ते। लिंक शेयर कर दो बेटा। सामाजिक विज्ञान मुझे पढ़ाना है सरल शब्दों में, सरल शब्दों में पढ़ाना है। हाँ मैं ठीक हूँ, अब आंखों में दर्द तो हो ही रहा है बेटा, आंखों में दर्द हो रहा है ना बेटा, मगर पढ़ाना है मुझे, ठीक है। ठीक है मैं पढ़ा लूँगा, आप लोग सिर्फ जुड़े रहिएगा, ठीक है बेटा, आप लोग सिर्फ जुड़े रहिएगा। काफ़ी सरल शब्दों में मैंने फ्रांसीसी क्रांति लिखी है। अरे ठीक है बेटा, कंटिन्यूटी बेटा बिगड़ जाती है ना बेटा, कंटिन्यूटी बिगड़ जाती है। ऐसे रोजाना क्लास बच्चों को मिलती है तो कंटिन्यूटी नहीं बिगड़ती है ना बेटा, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए बेटा ना। पहले पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चंस पूछेंगे ना बेटा, पहले पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चंस पूछेंगे ना बेटा, ठीक है। तो हम पढ़ाना प्रारंभ करते हैं ना बेटा। लिंक भेज दिया है ना बेटा, निशा बेटा, प्रिया, राज बेटा, लिंक भेज दिया है ना। ठीक है हम पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। देखो बेटा, फ्रांसीसी क्रांति के कारण पूछे जाते हैं कि क्या कारण है आखिर फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है और इम्पोर्टेंस भी है, परंतु मैंने ऑफलाइन बच्चों को लिखाया नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों को पता है, मगर इम्पोर्टेंस है तो मैं पढ़ा जरूर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस है। फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, क्या कारण थे, आखिर कैसे वहाँ पर लड़ाई छिड़ गई। तो बेटा फ्रांसीसी क्रांति, सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट को बताऊंगा कैसे क्या हुआ था। देखो बेटा, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण यह थे कि फ्रांस का जो राजा लुई 16वां था, आपको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति का जो राजा था, मतलब जो फ्रांस का राजा था वो कौन था, लुई 16वां था बेटा। और वो बहुत अत्याचारी और दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था, बहुत अत्याचारी था और दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था, तथा वह जनता के प्रति कोई भी अच्छी नीति या कोई भी अच्छी योजना नहीं बनाता था, बल्कि वो जनता के प्रति कुछ भी अच्छा नहीं सीखता था, ना कुछ अच्छा बताता था, ना कोई नीति उसकी अच्छी थी, ना कोई योजना अच्छी थी। मतलब जनता के प्रति उसका कोई ध्यान नहीं था, जनता के प्रति उसका कोई ध्यान नहीं था, तथा प्रशासन भी उसके तरह ही चलता था। आप कहेंगे बेटा क्या बता, सालिया बेटा नमस्ते, नमस्ते सालिया बेटा। अब बेटा देखो क्या बताया जा रहा है कि बेटा प्रशासन भी उसकी तरह ही चलता था। अब कहा क्या जाता है बेटा, जैसा राजा होगा वैसी ही तो प्रजा होगी बेटा। अब भाई जैसा राजा करता है प्रजा को वैसा अत्याचार होता है। अब बेटा प्रशासन भी उसकी तरह ही चलता था, इसलिए जब राजा खराब है तो वहाँ की प्रजा काफ़ी परेशान थी, क्योंकि बेटा राजा सही नहीं था, राजा सही नहीं था, वो दुष्ट प्रवृत्ति का था बेटा, और प्रजा काफ़ी परेशान थी। जैसा राजा वैसी प्रजा हो जाती है। अब बेटा जैसे राजा होता वैसी प्रजा होने लग जाती है बाद में, इसलिए वहाँ की जनता ने विद्रोह किया था, इसलिए वहाँ की जनता ने एक विद्रोह किया था,
क्योंकि मजदूरों पर अत्याचार सीमा से ज़्यादा होने लगा था, इसलिए 1789 की क्रांति प्रारंभ हुई। इसलिए 1789 की क्रांति प्रारंभ हुई बेटा, कि बेटा राजा लुई 16वां जो फ्रांस का था वो दुष्ट प्रवृत्ति का था, कोई भी नीति योजना उसकी सही नहीं थी, जनता की दृष्टि में एक वो दुष्ट राजा था, और जिसके कारण जनता विद्रोह के रूप में धारण हो रही थी, क्योंकि जनता के साथ वह कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहा था, जिसके कारण जनता धीरे धीरे आक्रोश का रूप ले रही थी। क्योंकि बेटा एक सीमा होती है ना, एक सहनशीलता की सीमा होती है, जब अत्याचार ज़्यादा होने लगता है किसी राजा का तो फिर जनता विद्रोह करती है। पहले बताइए, इतना समझ में आया बेटा? इतना समझ में आया? किसी बच्चों को डाउट्स बेटा? कोई डाउट्स हो, कोई शब्द ना समझ में आया, पूछ सकते हो बेटा। सिर्फ ओके लिख दो बेटा, सब समझ जाएंगे ना बेटा। इतना समझ में बेटा आया सभी को? बेटा इतना समझ में आया? निशा बेटा तुम्हें समझ में आया? साल्या बेटा तुम्हें? प्रिया तुम्हें बेटा? पूंजा अब यही नहीं है, शगुन है बेटा। शगुन तुमको याद है बेटा? बेटा सभी बच्चों को इतना समझ में आया फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, क्या कारण थे? अब मैं उसके कारण बताऊंगा। समझ में आया निशा बेटा? हाँ तो बेटा नमस्ते, नमस्ते सेजल, नमस्ते सेजल। सेजल ये समाज विज्ञान की क्लास है ना सेजल, पढ़ लो, जानकारी हो जाएगी। अब पहला कारण देखो, तत्कालिक कारण बेटा। तत्कालिक कारण बेटा, जो प्रेजेंट बेटा, प्रेजेंट कारण क्या थे, मतलब वहाँ की प्रजा जनता। अब बेटा देखो, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। अमेरिका स्वतंत्र हुआ था ना, आपको पता है अमेरिका 4 जुलाई को स्वतंत्र हुआ था। आपको पता है अमेरिका 4 जुलाई को स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग किसने लिया? फ्रांस ने लिया। और फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई इसी कारण। फ्रांस की इसी कारण आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। और सन 1788 में भारी अकाल पड़ गया सरकार पर ऋण का। मतलब भाई फ्रांस ने बहुत कर्जा ले रखा था, फ्रांस बहुत ज़्यादा कर्जा ले पड़ता। अब बेटा वहाँ ऋणी का अकाल पड़ गया, मतलब एक तरीके अकाल पड़ गया और भारी बोझ पड़ गया, राजकोष खाली हो गया। भाई राजकोष होता है जहाँ पैसा सब इकट्ठा होता है। अब भाई राजकोष ही जब खाली हो गए तो पैसा कहाँ दोगे आप किसी को? वो बेटा राजकोष खाली हो गया और राजा ने समस्याओं को सुलझाने के लिए 5 मई सन 1789 में संसद सत्र बुलाया बेटा। सांसद लिख गया है, संसद सत्र होना चाहिए। संसद सत्र बुलाया मतलब सभा बुला दी एक पूरी संसद सत्र में। और प्रारंभ में ही राजा और संसद के बीच झगड़ा हो गया। प्रारंभ में ही बेटा लड़ाई हो गई दोनों में। इन्हीं परिस्थितियों में पेरिस की जनता, आपको पता है फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस की जनता बस्तील नामक जेल थी, बस्तील नामक जेल, बस्तील लिख गया है टैपिंग की वजह से, बस्तील लिख गया है, बस्तील नामक जेल थी। धावा बोल दिया उस पर, क्या बोल दिया बेटा? धावा बोल दिया। और रक्षा करने वाले सैनिकों की हत्या कर दी और कैदियों को जेल से आज़ाद करा दिया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई। मतलब फ्रांस की आर्थिक स्थिति बेटा बहुत बिगड़ चुकी थी, मतलब दयनीय हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कर्ज ले बैठा था। और जो वहाँ का राजा था उसने संसद बुला ली और संसद से और राजा से बहस हो गई। और जब बहस हो गई तो जनता आक्रोश हो गई और जनता ने जाकर बस्तील जेल पर आक्रमण बोल दिया। वहाँ पर कई सैनिकों का हत्या कर दी गई, कैदियों को जेल से आज़ाद कर दिया गया। यही फ्रांसीसी क्रांति का कारण बन गया। पूंजा नमस्ते बेटा। यही फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हो गई। इतना समझ में आया बेटा? पहली हेडिंग समझ में आई तत्कालिक बेटा? पहली हेडिंग समझ में आई बेटा? एक एक हेडिंग पढ़ाएंगे, एक एक हेडिंग बताते चलना। सही समझ में आया तो बताते रहना बेटा। इतना समझ में आया बेटा? सालिया बेटा समझ में आया? सालिया बेटा, निशा बेटा समझ में आया बेटा? सगुन तुम्हें समझ में आया बेटा? पूंजा तुम्हें? प्रिया तुम्हें समझ में आ रहा बेटा? ये बेटा तत्कालिक कारण थे। पहला जो पॉइंट पढ़ा है वो तत्कालिक कारण थे कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों जन्म हुआ, अब आपको पता चल गया ना बेटा। आप देखो दूसरा बेटा, दूसरा पॉइंट है निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था बेटा जिस राजा पर अंकुश ना लगा हो बेटा, निरंकुश राजा किसे कहते हैं? जिस पर कोई अंकुश ना लगा हो।
जिस पर कोई अंकुश ना लगा पाए। जिस राजा पर अंकुश ना लगा हो, राजा का मतलब एक ऐसा राजा जो जनता पर अत्याचार करता रहता है, ऐसा शासक जो केवल और केवल अपने फायदे के लिए जनता का शोषण करे। बेटा जो लुई 16वां था सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जनता का शोषण करता था, ये जनता का ही बेटा शोषण करता रहता था। ऐसा शासक जो केवल अपने फायदे के लिए जनता का शोषण करता था और अपनी प्रजा के लिए कुछ भी ना करे, अपनी प्रजा के लिए कुछ भी नहीं करता था बेटा वो, और उसे निरंकुश शासक कहते हैं। ऐसे ही राजा को निरंकुश शासक कहते हैं, जिस पर प्रजा का कोई अंकुश नहीं था, कोई शासन प्रशासन सही नहीं थे, जनता पर अत्याचार जुल्म ढाए जा रहे थे, जिसके कारण जनता विद्रोह का रूप धारण करती है, और ये निरंकुश शासन व्यवस्था होती है इसकी। और फ्रांस पर कई वर्षों से निरंकुश शासन चला रहा था। पहली बात तो बेटा ये लोग राजा लोग होते थे, एक तरीके से कहा था नेपोटिज्म, ये वंशज चलते थे, लुई 14वां लुई 12वां ऐसे ऐसे चलते थे बेटा। अब बेटा फ्रांस पर कई वर्षों से निरंकुश शासन था, मतलब वहाँ पर फ्रांस में इतने सालों में कोई अच्छा राजा नहीं बैठा, इतने सालों में वहाँ पर कोई अच्छा राजा नहीं बैठा। और बेटा उस समय लुई 16वां वहाँ का राजा था, उसे निरंकुश शासन का जनता में भारी असंतोष था। बेटा वो दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था, जनता में भारी असंतोष था, जनता परेशान थी, जनता बहुत परेशान थी कि इस राजा से कैसे छुटकारा पाया जाए, इस राजा से कैसे छुटकारा पाया जाए। ये तो दुष्ट प्रवृत्ति का है, जनता पर तो ये तो अत्याचारी ढाए हुए हैं। इतना समझ में आया बेटा? निरंकुश राजा पता चला बेटा कैसा होता है? समझ में आ रहा है ना बेटा? मैं धीमी गति से पढ़ा रहा हूँ, समझ में आया बेटा? बच्चे समझ में आया? निशा बेटा, सालिया बेटा, सगुन, पूंजा, प्रिया बेटा, समझ में आया बेटा निरंकुश राजा कैसा होता है? ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से समझ लो बेटा ना, क्योंकि मैं सेल्फ लैंग्वेज में लिखा हूँ। राज कहाँ गए? राज हमको लग रहा चले गए हैं, सो रहे होंगे। ठीक है, किसानों की दशा पर हम बात करते हैं। ठीक है, किसानों की दशा वहाँ पर कैसी थी? देखो बेटा, फ्रांस में किसने, फ्रांस में फ्रांस बेटा देखो बेटा कुछ शब्द गलत लिख गए हैं, कुछ शब्दों में त्रुटि हो गई है, टाइपिंग में कुछ त्रुटि हो जाती है, तो उसको समझ लेना। ठीक है बेटा, मैं बता दे रहा हूँ। फ्रांस की जो दशा बहुत ही दायनीय थी, फ्रांस की जो दशा थी वो बहुत ही दायनीय थी, तथा राजा किसानों पर तरह तरह के टैक्स लगाकर किसानों पर अत्याचार करते थे। मतलब जो टैक्स भी वसूलते थे वो किसानों मजदूरों से वसूलते थे, बड़े लोगों से टैक्स लेते ही नहीं थे बेटा वो लोग बड़े लोगों से टैक्स लेते ही नहीं थे, वो आम जनता, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, इन सब पर ही हावी होते थे और टैक्स लिया करते थे बेटा। इसलिए वहाँ की जनता और किसान, मजदूर सभी वहाँ के राजा से परेशान थे, सभी परेशान होने लगे बेटा। अब भाई सभी जब राजा परेशान हो, मतलब पब्लिक परेशान होने लगी, तो 1789 में सामंती व्यवस्था थी। सामंती मतलब बेटा राजाओं के द्वारा जो अत्याचार हो रहा है वहाँ सरकारी पदों को खरीदते थे, किसानों को तादाद से लूटते हो, उन पर अत्याचार करते थे बेटा। ये लोग राजा महाराजा के जो मंत्री होते थे, ये सरकारी विभाग को खरीद लेते थे और बाद में सरकारी के माध्यम से आम जनता पर अत्याचार करवाते थे। ये लोग आम जनता पर अत्याचार करवाते थे, किसानों को तरह तरह से लूटते, उन पर अत्याचार करते थे बेटा। ये वहाँ की स्थिति थी बेटा, कि वहाँ पर जो राजा था वो किसानों, मजदूरों, आम जनता और मध्यम वर्ग पर टैक्स लगा देता था खूब ज़्यादा, और टैक्स वसूलने भाई मजदूर एक वक्त की रोटी नसीब नहीं थी वहाँ। अब बेटा बताइए, एक वक्त की रोटी नहीं मिल पाई तो तुमको टैक्स कैसे देंगे? और भाई टैक्स नहीं दे पा रहे थे तो ये लोग भाई सामंती लोग क्या थे, राजा मंत्री लोग, ये लोग सरकारी विभाग को खरीद लेते और बाद में सरकारी लोग क्या करते थे, आम जनता पर अत्याचार करते थे बेटा। ये लोग, ये इनकी नीतियाँ थी, यही योजनाएं थी इनकी। अब एक राजा को ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए था। मध्यम वर्ग का उदय, इसी तरह क्वेश्चन आता है कि फ्रांस में मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ, यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ, क्वेश्चन करके आता है। बता रहा हूँ मध्यम वर्ग कैसी है। मध्यम वर्ग की समस्या मूल क्या थी बेटा? मध्यम वर्ग की समस्या कैसी थी बेटा? सन 1789 में मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था। मध्यम वर्ग में वकील, डॉक्टर, लेखक, कवि, व्यापारी आज शामिल थे। इतने लोग शामिल किए गए थे बेटा, और यह लोग राजनीतिक सामाजिक अधिकार से वंचित थे, मतलब इनको कोई समाज में अधिकार नहीं मिले थे सही तरीके से।
कोई भी अधिकार इनको सही नहीं, उन्हें सरकारी नौकरी भी नहीं मिलती थी। इतना समझ लीजिए बेटा, उनको सरकारी नौकरी भी नहीं दी जाती थी और सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इससे मध्यम वर्ग के लोग उस पर समय की राजनीति व्यवस्था से असंतुष्ट थे। उस समय मध्यम वर्ग जो वहाँ की राजनीति से वो असंतुष्ट थे, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे, असंतुष्ट थे, क्योंकि उनको नौकरी नहीं दे रहे हो और टैक्स लगा कर जा रहे हो। और मजदूरों किसानों पर अत्याचार अन्याय, देश में लगभग 2 करोड़ किसान थे, उनकी स्थिति लगभग दासों जैसी हो गई थी, मतलब बेटा गुलामी करवाने जैसी हो गई थी। अब बताइए बेटा, इतने ज़्यादा किसान, इतने ज़्यादा वो समस्या समझ नहीं बेटा फ्रांस में कितनी थी। यहाँ 2 करोड़ लिख गया है, शायद गलत है, ठीक है, एक बार किताब में देख लेना बेटा, हो सकता हो गलत हो या सही है, कन्फ्यूजन थोड़ा, ठीक है बेटा। उनकी स्थिति लगभग दासों जैसी हो गई थी। सामान्य वर्ग उनके साथ अनेक प्रकार के अत्याचार, बेटा ये बड़े लोग, सामान्य लोग मतलब बड़े लोग, उच्च वर्ग लोग, ये बेटा उनके साथ बड़े अत्याचार करते थे। मजदूर वर्ग से काम अधिक, मजदूरी कम दिया था। बेटा मान लीजिए 18-18 घंटे काम करवाते थे और 18-18 घंटे काम करने के बाद उनको पैसा उनसे कम देते थे। मतलब कोई अगर इंसान घंटे ज़्यादा देता है तो उसको पैसे भी दीजिए उसी तरीके से। ये लोग काम की कोई समय सीमा नहीं थी बेटा इन लोगों की निर्धारित, कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं थी मजदूरों के कि हाँ 8 घंटे काम करना है, ऐसा नहीं था। तो ये वहाँ की मजदूरी कम दिया जाना, ये मजदूरों की समस्या थी। अब इतना समझ में आया बेटा? पहले बताइए बेटा, सभी बच्चे बताएं बेटा, इतना समझ में आया सभी को बेटा? सभी बच्चे बताएं बेटा, इतना समझ में आया सभी को बेटा? आ रहा है प्रिया बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? सालिया तुम्हें बेटा, पूजा तुम्हें, शगुन तुम्हें, निशा बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है ना बेटा? कोई डाउट तो नहीं बेटा? आंसू तुम लेट ही आती हो बेटा। सालिया बेटा समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं बेटा कुछ समझ में ना आ रहा हो? वैसे तो मैं सरल भाषा पढ़ाऊँ। नीलम नमस्ते बेटा। मतलब कोई बेटा ऐसी बात तो नहीं ना समझ में आ रहा हो बेटा? अब देखो बेटा, हाँ निशु मैं समझ गया। निशा को सब समझ में आ रहा है। निशा तुम्हें सब समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, आगे हम पढ़ाते हैं पादारियों के अत्याचार बेटा। अब देखो बेटा, ये लोग अत्याचार कैसे करते थे बेटा फ्रांस में। फ्रांस में कैथोलिक ईसाइयों का संगठन था जो चर्च कहलाता था। जो क्या कहलाता था बेटा? चर्च की शक्ति। पादारियों के हाथ में थी। पादरी वर्ग राजा और सामंतों के अत्याचारों का भी समर्थन करते थे। उनके बेटा पुराने सड़े गले थे, वो नवीन अच्छे विचारों का विरोध करते थे। बेटा जो लोग, जनता जो थी बेटा, अब बेटा वो लोग क्या अत्याचार, अब बेटा ये लोग क्या करते थे? अत्याचार। बेटा ये लोग नए विचारों को नहीं धारण करते थे, नए विचारों को ये लोग मना कर देते थे बेटा, धारण नहीं करने देते थे ये लोग। अब बेटा कोई नया विचारक आता है तो भाई एक ऊर्जा मिलती है, एक जागृता आती है, और ये लोग क्या करते थे? पुरानी परंपराएं, नीतिवादी पे चलना होता था इन लोगों को। ये लोग पुरानी परंपराएं, नीतिवादियों पर चलते थे, इसलिए ये लोग नई बातों का विरोध करते थे। नमस्ते नमस्ते अमृत। ठीक ठीक प्रिया बेटा। तो बेटा ये सब सड़े गले विचारों से ही बने हुए थे, नवीन और अच्छे विचारों का विरोध करते थे। जो नए विचार थे उनका विरोध करते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये नियम नहीं लागू होगा। जैसे बेटा एक समय अपने भारतीयों में अपने भारतीयों में भी कुछ परंपराएं थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, इनका भी तो विरोध होता था बेटा पहले। कहने का मतलब भी इन सबका विरोध होता था। उसी तरीके फ्रांस में भी कई समस्याएं बेटा, प्रथाएं थी बेटा कई प्रकार की, कि नए विचारों को नहीं धारण करना। जैसे अपने यहाँ सती प्रथा का विरोध खूब हुआ था। तो कहने का मतलब है जब भारत वाला पढ़ाएंगे तब बताएंगे। बेटा ईसाई लोगों को कहते हैं बेटा,
निशा बेटा ईसाई लोगों को कहते हैं ना बेटा। ठीक 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 बेटा, वो ईसाई लोगों को कहा जाता है ना बेटा। कैथोलिक मतलब होता है बेटा ईसाई ही लोगों को कहा जाता है, ठीक है बेटा। ईसाई लोगों को ही बेटा कहा जाता है ना बेटा निशा। चर्च चर्च बेटा होता है चर्च। अब चर्च को कैथोलिक संगठन कहा जाता था, और चर्च की शक्ति पदारियों के हाथ में थी, और पदारी वर्ग राजा सामंतों के अत्याचार का समर्थन करते थे। उनके विचार पुराने सड़गड़े थे। तो ये सारी बातें हुई थी, ठीक है बेटा। दार्शनिकों के विचार, आप बेटा जानते हो दार्शनिक होते हैं, कोई ना कोई दार्शनिक आते हैं। जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी जैसे और राजा राम मोहन राय जैसे विचारक आए, जिन्होंने क्रांति लाई। मतलब कहते नहीं दयानंद विवेकानंद, जैसा क्रांति का एक तरीके इनके विचारों में बहुत क्रांति थी, एक नयापन आता था। दार्शनिकों के विचार देखो बेटा, सन 1789 में अनेक दार्शनिक विद्वानों जिन्होंने लोगों में स्वतंत्रता और समानता के विचार फैलाए। बेटा स्वतंत्रता समानता के विचार फैलाए कि आज़ादी लो, कब तक राजा के दास बन रहोगे। उन्होंने निरंकुश शासन, समानता और पदाधिकारियों के विशेष अधिकारों का विरोध किया। मतलब इन लोगों ने विरोध किया राजाओं का, वहाँ के उच्च वर्ग का, पदाधिकारियों का, मतलब विरोध किया। जैसे अपने यहाँ अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था बेटा, वैसे ही इनका भी विरोध वहाँ की जनता ने किया, ठीक है बेटा। ये वहाँ के दार्शनिक का। अब बेटा दार्शनिक बड़े बड़े होते हैं, वो विचारों से ही लोग जागृत करते हैं। कहते हैं विचार में इतनी ताकत होती है कि पूरे देश की काया पलट सकती है बेटा। बस विचार सकारात्मक पावरफुल हो। कहते हैं ना विचार ही है जो बड़ी बड़ी चीज़ों को बदल देता है। बदलाव विचारों से ही आता है, बस आपके विचार अच्छे होने चाहिए बस। और कहने का मतलब है यही परिवर्तन आएगा, यही तो क्रांति में परिवर्तन लाएगा। विचार ही, विचारों की लड़ाई अद्भुत होती है बेटा। समझ में आया बेटा। सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता बेटा 1789 में फ्रांस के नवीन मतलब नया बेटा, प्रिया बेटा नवीन मतलब होता है नया 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 नया, ठीक है बेटा। बेटा नया, नवीन मतलब नया, ठीक है। सामाजिक असमानता सन 1789 में फ्रांस के समाज दो भागों में बटे हुए थे। नेट थोड़ा शायद रुक रुक कर चल रहा है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा दो बातें देखो, दो भागों में बेटा, एक वह लोग जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिन्हें अधिकार प्राप्त थे, और दूसरे वे लोग जिन्हें अधिकार नहीं दिए गए, जिन्हें अधिकार नहीं दिए गए। दूसरे वर्ग की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इस असमानता ने उन्हें क्रांति के लिए प्रेरित किया। बेटा यही असमानता थी जो क्रांति का कारण बनी थी। बेटा असमानता, फ्रांस में असमानता बांट दी गई थी बेटा। असमानता मतलब एक के साथ अच्छा व्यवहार, एक के साथ बुरा व्यवहार, भेदभाव नीति आ गई थी बेटा। भेदभाव नीति आने के कारण फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। अब बेटा एक बार बताओ बेटा, सभी को क्लास कैसी लगी? सबसे पहले बताओ बेटा, क्लास सभी को समझ में आई बेटा? देखो बेटा मैंने कम शब्दों में अच्छी बातें लिख दी हैं, कुछ शब्दों में त्रुटियां हैं, वो लिखते समय पीडीएफ में हो जाता है। और एक तो मेरी आँख भी बहुत आई फ्लू हो गया है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आँख में भी थी बेटा ना, आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे बेटा। सभी बच्चों को बेटा क्लास समझ में आई है बेटा? सबसे पहले लिख दे बेटा कमेंट। बेटा सभी बच्चों को क्लास समझ में आई है ना बेटा? कोई डाउट तो नहीं है बच्चा? निशा बेटा समझ में आ गया तुम्हें ना बेटा? प्रिया समझ में आया बेटा? अब थोड़ा नेट फंस फंस के चलने लगा है बेटा। सगुन समझ में आया बेटा?
सभी बच्चों को समझ में आया है? सालिया बेटा तुम्हें समझ में आया है? हाँ हाँ निशा बेटा, वो आर्थिक कारण राजनीतिक कारण, हाँ बिल्कुल वो भी सही है। आप चाहे बेटा ये भी लिखोगे तो ये भी, ये बेटा फ्रांसीसी क्रांति के प्रारंभ होने के कारण थे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, अब आर्थिक राजनीतिक भी लिख सकती हो, कोई गलत नहीं है। ठीक है बेटा, सही है बेटा। ठीक है, वो नहीं है बेटा। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत पूछी थी, वो परिस्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ थी। देखो बेटा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और काफ़ी मेहनत से भी नोट्स बनाया हूँ। और आप लोग बेटा बहुत मेहनत भी करो। देखो बेटा, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। सभी बच्चे बोर्ड के हैं बेटा। देखो बेटा, आप बहुत मेहनत करो आप लोग ना बेटा, खूब मेहनत करो बेटा। यूपी बोर्ड में आपको बेहतर मार्क्स लाने हैं, और बेहतर मार्क्स पाने के लिए बेटा आपको बेहतर परिणाम भी निर्धारित करना होगा। जब बेटा आप खूब अच्छे से मेहनत करते हैं तभी आपका अच्छा परिणाम भी आता है। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, आप अपने परिणाम आपके कर्मों से ही आएगा बेटा। आप अगर अच्छा मेहनत करते हैं ना बेटा, सभी बच्चों को मैं यही बता रहा हूँ बेटा, खूब मेहनत करो बेटा, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपका परिणाम निर्धारित करती है बेटा। खूब मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, और खूब अच्छे से पढ़ो बेटा। सभी बच्चे खूब मन से पढ़ें, क्योंकि बेटा आपका एग्ज़ाम है, बोर्ड है। तो आपको पता है कि आपके सिर्फ 3 मंथ पढ़ने के सही सही बचे हैं। सिर्फ 3 मंथ आपको, सितंबर अक्टूबर नवंबर, क्योंकि दिसंबर से सब एग्ज़ाम, प्री बोर्ड, बोर्ड यही सब आ जाएगा बेटा। तो बेटा 3 मंथ में 6 विषय रेडी करने हैं आपको। तो खूब अच्छे से पढ़ो बेटा, समय को मत व्यर्थ करो बेटा। आप लोग मेहनतशील विद्यार्थी हैं, समय को व्यर्थ ना करें और खूब मेहनत करें बेटा, क्योंकि बेटा आपकी मेहनत अगर सकारात्मक रही तो परिणाम भी सकारात्मक आएंगे, और अगर आपकी मेहनत में कोई कमी रही तो आपका परिणाम कम अच्छा भी आ सकता है बेटा, क्योंकि मेहनत के हिसाब से सब मिलता है बेटा। तो आप लोग खूब मेहनत करो बेटा। ठीक है बेटा, सभी को क्लास अच्छी लगी है? सभी लोग क्लास अच्छी लगी है बेटा, कमेंट में लिख दो बेटा। और खूब मेहनत करो बेटा, हम मेहनत करने के लिए ही कह रहे हैं बच्चा, खूब मेहनत करो। मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बेटा आप में। आप बस कर्म करो, फल की चिंता ना करो बेटा, फल अच्छा ही मिलेगा आप लोगों को। कहते नहीं, सिर्फ कर्म करो बेटा आप अपने, बस। बाकी ईश्वर तो सब देखता है ना, ईश्वर फल दे देता है आप लोगों को। क्लास कैसी लगी बेटा सभी को? ठीक है निशु, तुमने अच्छे बताया। ठीक है निशु। सभी बच्चे बस मेहनत ही करें बेटा। क्लास कैसी लगी बच्चा, सभी लोग बता दें बेटा कमेंट में। सभी लोग बेटा कमेंट में बता दें क्लास कैसी लगी बेटा सभी को। बच्चों का थोड़ा नेट धीमा चल। निशा, क्लास अच्छी थी? अच्छा सगुन, क्लास अच्छी लगी आज? बोर्ड पे पढ़ा लेते, मगर बेटा बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ाए क्योंकि बेटा थोड़ा आई प्रॉब्लम थी ना बेटा।
प्रिया बेटा तुम्हें समझ में आया है ना? सालिया बेटा तुम्हें सब समझ में आया है ना बेटा? ठीक है बेटा, आप लोग खूब मेहनत करो और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है बेटा। फिर हम क्लास लीव करते हैं, फिर नेक्स्ट दिन हम मिलते हैं नए सिलेबस के साथ, नए पैटर्न के साथ। ठीक है प्रिया बेटा।